नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी ME 209 के फर्स्ट यूनिट कटिंग टूल्स एंड मटेरियल्स में हीट प्रोड्यूस बाय कटिंग एंड इट्स इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। जब भी मेटल की कटिंग की जाती है तो जो मैकेनिकल वर्क कटिंग के दौरान हो रहा है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हीट, और ये हीट जनरेशन जो हो रहा है ये वर्कपीस, चिप और टूल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और नेग्लिजिबल अमाउंट एम्बिएंट एयर या आसपास के वातावरण में डिसिपेट हो जाती है। दिस हीट इज़ जनरेटेड मेनली इन 3 रीजन्स। 3 एरियाज़ हैं जहाँ पर ये हीट जनरेट होती है मेटल कटिंग के दौरान। फर्स्ट एरिया जो है फिगर में दिख रहा है 1, 2 एंड 3, ये 3 एरियाज़ हैं जहाँ पर हीट जनरेट हो रही है। पहला एरिया कहलाता है शीयर जोन या शीयर एरिया, सेकंड चिप टूल इंटरफेस और थर्ड एरिया कहलाता है टूल वर्कपीस इंटरफेस। फर्स्ट एरिया में जो हीट जनरेशन है उसका मुख्य कारण है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये वो एरिया होता है जहाँ पर वर्कपीस पर से मटेरियल चिप के फॉर्म में रिमूव होता है और एग्जैक्टली यहाँ पर कट के अलग होता है। तो यहाँ मेटल की शियरिंग हो रही है, इसलिए ये शियर प्लेन कहला रहा है और इस शियर प्लेन के आसपास में हीट जनरेशन हो रहा है, ये एरिया शियर जोन कहलाएगा। तो इसी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से यहाँ हीट जनरेशन होता है और इस हीट जनरेशन का जो हीट यहाँ जनरेट हुई है उसका कुछ हिस्सा चिप में जाता है और कुछ हिस्सा वर्कपीस में जाता है। जो सेकंड एरिया है चिप टूल इंटरफेस, जब चिप ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है, स्लाइड हो रही होती है टूल के फेस की तरफ, तो टूल के फेस और चिप के सरफेस के बीच में घर्षण होता है, रबिंग होती है और इस घर्षण और फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर हीट जनरेट होती है और इस हीट का कुछ हिस्सा चिप में जाता है और कुछ हिस्सा टूल में जाता है। तो चिप जो कि पहले ही शियर एरिया में गर्म हुई थी उसका टेम्परेचर अब और भी बढ़ जाता है, उसको और ज़्यादा हीट कंटेंट मिल जाता है। थर्ड एरिया है टूल वर्कपीस इंटरफेस। ये वो एरिया है जहाँ पर टूल का फ्लैंक और वर्कपीस इन दोनों की सरफेसेस के बीच में घर्षण होता है और इस घर्षण की वजह से यहाँ हीट जनरेट होती है। तो थर्ड एरिया, इसमें जो हीट जनरेट होगी उसका कुछ हिस्सा टूल में चला जाएगा और कुछ हिस्सा वर्कपीस को टेम्परेचर बढ़ा देगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हीट जनरेट हुई है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन चिप, टूल एंड वर्कपीस। इन तीनों में ये हीट जो है कुछ प्रतिशत में बट जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एक ग्राफ है जिसको हम स्टडी करें तो हमें पता लगता है कि 70% ऑफ द हीट जनरेटेड इज़ कैरिड अवे बाय द चिप। चिप में हीट जनरेटेड का 70% हिस्सा जो है वो चिप में जाता है और जो बाकी बचा हुआ 30% हिस्सा है उसमें से 15% हिस्सा टूल में जाएगा और 15% वर्क में जाएगा। इस ग्राफ में एक बात और हमको दिखती है कि जैसे जैसे कटिंग स्पीड बढ़ती जाती है वैसे वैसे चिप में जो हीट कंटेंट है वो भी बढ़ता जाता है। यानी लो स्पीड पर जब मशीन चलाई जाए तो चिप्स में जो हीट कंटेंट है वो कम है और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है चिप में आने वाला हीट कंटेंट या चिप का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सेकंड एरिया था चिप टूल इंटरफेस एरिया, वहाँ जब चिप हाई स्पीड पर कटिंग होती है तो उनके बीच में दो सरफेसेस के बीच में घर्षण ज़्यादा बढ़ जाता है और इसी घर्षण की वजह से चिप का टेम्परेचर जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हाई कटिंग स्पीड के ऊपर ये हीट कंटेंट चिप के अंदर उतनी ही मात्रा में बढ़ जाता है। अब 3 टर्म्स आते हैं, स्पीड, फीड एंड डेप्थ ऑफ कट। जब भी मेटल को कट किया जाता है, मटेरियल रिमूव किया जाता है, तो ये 3 टर्म्स जो हैं वहाँ पर आते हैं। व्हाट इज़ द कटिंग स्पीड, व्हाट इज़ फीड एंड व्हाट इज़ डेप्थ। तो 1 बाय 1 तीनों को डिस्कस करते हैं। पहला आता है कटिंग स्पीड। Cutting speed of a cutting tool is the speed at which the cutting edge passes over the material. किसी भी कटिंग टूल की कटिंग स्पीड वो स्पीड है जिस स्पीड से उसका कटिंग एज मटेरियल के ऊपर से पास होता है और ये मीटर पर मिनट में एक्सप्रेस की जाती हैं। सेकंड टर्म हो गया फीड।
Feed is the distance traveled by tool along or into the workpiece for each pass of its point through a particular position in unit time. यानी ये टूल की सापेक्ष गति को बता रहा है। स्पीड जो थी वो उसमें किसी भी तरह से टूल का कंपैरिजन नहीं किया गया था, जबकि फीड है यूनिट टाइम में जब टूल एक ही पोजीशन पर उसका पॉइंट बार बार आता है तब वो उस वर्क पीस के अलोंग कितना आगे बढ़ता है वो उसकी फ़ीड कहलाती है। अलग अलग मशीन टूल्स में फ़ीड की डेफिनेशन अलग अलग होती है। जब हम लेथ मशीन पे बात करते हैं तो लेथ मशीन में हम कहते हैं कि टूल की जो फ़ीड है उसको डिफ़ाइन करने के लिए हम कहते हैं कि वर्क पीस के एक चक्कर में, क्योंकि वहाँ वर्क पीस जो है वो रोटेशन कर रहा होता है, तो वर्क पीस के एक रोटेशन में, उसके एक रेवोल्यूशन में टूल कितना आगे बढ़ता है। यानी सापेक्ष गति हो रही है दोनों की। वर्क पीस जो है वो लगातार गोल गोल घूम रहा है, रेवोल्यूशंस कर रहा है, और टूल जो है वो लीनियर मोशन करता है, रेखीय गति करता है। दोनों अपनी अपनी गति से चलते हैं। तो जब वर्क पीस का एक चक्कर पूरा होता है उतनी देर में टूल कितना आगे बढ़ता है, वो कितनी रेखीय गति करता है, वो उस टूल की फीड कहलाती है। इसी तरह से शेपर में जब एक स्ट्रोक कंप्लीट होता है, एक कटिंग स्ट्रोक जब कंप्लीट होता है, तब टूल कितना आगे बढ़ता है वो उसकी फीड कहलाती है। तो अलग अलग मशीन टूल्स में फ़ीड की डेफिनेशन अलग हो गई। वर्क पीस के सापेक्ष हम उसकी गति को डिफ़ाइन करते हैं। तो इसकी यूनिट, अगर लेथ मशीन पे बात करेंगे तो इसकी यूनिट मिलीमीटर्स पर रेवोल्यूशन होगी, और अगर शेपर पे कहेंगे तो ये मिलीमीटर्स पर स्ट्रोक से डिफ़ाइन होगी, एक्सप्रेस किया जाएगी। थर्ड टर्म इज़ डेप्थ ऑफ कट। ये किसी भी टूल की कटिंग एज के पेनिट्रेशन को बताता है। मटेरियल में होने वाली या वर्क पीस में कितनी गहराई तक कट लगाया जाता है वो उसकी डेप्थ कहलाती है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि इट डिटर्मिन्स द थिकनेस ऑफ द मेटल लेयर रिमूव्ड बाय द कटिंग टूल इन वन पास। एक पास में कटिंग टूल मेटल की कितनी मोटी लेयर को रिमूव कर रहा है, उसकी थिकनेस को ही हम डेप्थ ऑफ कट कह सकते हैं। नाउ दिस कटिंग स्पीड एंड फीड, ये जो हैं ये काफ़ी सारे फैक्टर्स से प्रभावित होता है। जब मशीनिंग की जाती है, मटेरियल रिमूव किया जाता है, कटिंग होती है, उस वक्त कई सारे फैक्टर्स हैं जिनसे कटिंग स्पीड और फीड प्रभावित होंगी। ये फैक्टर्स हैं, सबसे पहला मटेरियल बीइंग मशीन। जो हम मटेरियल जिसके ऊपर मशीनिंग कर रहे हैं, यानी वर्क पीस जो जॉब है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, उस आधार पर हम कटिंग स्पीड एंड फीड को डिफ़ाइन करेंगे। यानी मशीन हर बार अलग कटिंग स्पीड और अलग फीड पर चलाई जाएगी, डिपेंडिंग ऑन कि इनमें से कौन सी सिचुएशन रहेगी, कौन सा फैक्टर है जो उसको प्रभावित करेगा। तो पहला फैक्टर मटेरियल बीइंग मशीन्ड, जो वर्क पीस हमने लिया है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। मेनली दो ही तरह के मटेरियल्स होते हैं, ये सॉफ्ट मटेरियल हो सकता है या हार्ड मटेरियल हो सकता है। जब हार्ड मटेरियल की कटिंग की जाती है तो उसमें फ़ोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है, और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो टूल का जो वियरिंग होगी, उसकी टूट फूट होगी, वो भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी ज़्यादा फोर्स लगाने पर। तो वी कैन से कि हार्ड मटेरियल को मशीनिंग करते वक्त स्पीड कम रखनी चाहिए और फीड कम दिया जाना चाहिए। तो लो स्पीड पर काम किया जाएगा और लो फीड्स दी जाएगी वाइल मशीनिंग हार्ड मटेरियल्स। दूसरा, मटेरियल ऑफ द कटिंग टूल। कटिंग टूल का मटेरियल जो है वो कितना ऊष्मा प्रतिरोधक है, यानी कितने उसकी हीट रेजिस्टेंट कैपेसिटी उसकी क्या है, उस आधार पर ये डिसाइड किया जाएगा कि इट शुड बी रन एट लो स्पीड और एट हाई स्पीड। कटिंग टूल अगर हमने इस तरह का लिया है जो कि हाई हीट रेजिस्टेंट है, अच्छा ऊष्मा प्रतिरोधक है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा पर भी उसका टिप अगर ख़राब नहीं होता है, टूल ख़राब नहीं होता है, तो उसको हैवी फीड दी जा सकती है और उसको हाई स्पीड पर चलाया जा सकता है। तो हाई स्पीड स्टील के जो टूल्स बने होते हैं वो काफ़ी अच्छी स्पीड पर चलाए जा सकते हैं, हाई कटिंग स्पीड पर उनको ईज़िली
चलाया जा सकता है क्योंकि उनकी हीट रेजिस्टेंट कैपेसिटी अच्छी होती है। देन थर्ड आता है ज्योमेट्री ऑफ द कटिंग टूल। जो कटिंग टूल बनाया है उसको जो ज्योमेट्री दी है, उसके जो एंगल्स डिसाइड किए गए हैं वो उनको अगर वेरी किया जाए, उनमें अगर अलग अलग वेरिएशंस उनमें किए जाएं तो उसी आधार पर ये कटिंग फीड और स्पीड भी जो हैं वो उससे प्रभावित हो जाते हैं। इसके अलावा आपने हैवियर एलिमेंट लिया है, लाइटर छोटा या बड़ा टूल किस तरह का है। जैसे अगर हैवी एलिमेंट लिया जाएगा, कटिंग एलिमेंट्स उसके ज़्यादा अच्छे होंगे, ब्रॉड होंगे, तो हीट फ्लो जो है बॉडी में इजीली होगा और उसका टिप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव टेम्परेचर पर नहीं जाएगा और उसके टिप के ख़राब होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो जो भी ऐसे टूल्स हैं जिनकी ग्राइंडिंग या उनकी शार्पनिंग मुश्किल से होती है, कुछ महंगे टूल्स होते हैं, एक्सपेंसिव टूल्स होते हैं, तो उनको उस स्पीड पर ऑपरेट किया जाए ताकि हमें उनकी लॉन्ग लाइफ मिले। देन फोर्थ इज़ द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ सरफेस फिनिश। हमें जो फिनिश चाहिए मेटल कटिंग में, जो फिनिश डिज़ायर्ड है वो रफ़ फिनिश है या फाइन फिनिश है, उस आधार पर हम मशीन को चलाएंगे। यानी इन जनरल कह सकते हैं कि हाई कटिंग स्पीड और फाइन फीड्स पे हमको अच्छी फिनिश मिलेगी। अच्छी सरफेस फिनिश चाहिए तो मशीन शुड बी रन एट हाई कटिंग स्पीड। फिफ्थ, रिजिडिटी ऑफ द मशीन टूल बीइंग यूज्ड। मशीन टूल यानी लेथ, शेपर, ये जो ली गई हैं यूज़ में, इनकी रिजिडिटी कैसी है, ये वाइब्रेशंस को, शॉक्स को कितना एब्जॉर्ब कर सकती हैं। तो इस तरह अगर नई मशीन है तो उसको हम हाई स्पीड पे चला सकते हैं, हाई फीड पे चला सकते हैं और उसमें वाइब्रेशंस नहीं आएंगे। जबकि पुरानी मशीन, जितनी ज़्यादा पुरानी मशीन होगी, जिसकी रिजिडिटी कम होगी, अच्छी रिजिड नहीं है अगर मशीन, तो उसको ज़्यादा स्पीड पर, हाई स्पीड पर चलाने पर उसमें वाइब्रेशंस आएंगे और वो वाइब्रेशंस अल्टीमेटली जो हैं जॉब की फिनिशिंग को वेस्ट करेंगे, टूल के वियरिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो लो रिजिडिटी की मशीन है, अच्छी रिजिड मशीन नहीं है, तो इट शुड बी रन एट लो स्पीड्स। एंड लास्ट आता है टाइप ऑफ कूलेंट बीइंग यूज्ड। तो कूलेंट जो है कटिंग के दौरान यूज़ में लेते हैं और इस कूलेंट के दो मुख्य कार्य होते हैं। पहला तो जो हीट जनरेट हुई है उसका कुछ हिस्सा कूलेंट में भी जाता है, तो ये वहाँ पर होने वाली ऊष्मा की मात्रा को कम कर देता है, और दूसरा ये जो सरफेसेस हैं उनको लुब्रिकेटिंग इफ़ेक्ट प्रोवाइड करता है, तो अल्टीमेटली घर्षण कम हो जाता है और हीट जनरेशन कम हो जाता है। तो व्हेन वी आर यूजिंग अ सूटेबल कटिंग फ्लूइड और कूलेंट, तो मशीन कैन बी रन एट हायर कटिंग स्पीड्स और उसको फीड भी ज़्यादा दिया जा सकता है। जबकि ड्राई ऑपरेशन करते वक्त क्योंकि घर्षण ज़्यादा होता है, इसलिए मशीन को लो स्पीड पर चलाया जाना चाहिए। तो ये 6 कारक हैं, 6 फैक्टर्स हैं जो कि कटिंग स्पीड और फीड को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसकी वैल्यू को प्रभावित करते हैं। थैंक यू।